हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 कवर करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रियासतें हैं उनको हम देख चुके थे, मतलब शॉर्ट वीडियो के बारे में हमने उनके बारे में देखा था कि हम इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं वह है गोंडवाना वंश या गोंडवाना रियासत, जो प्रारंभ से लेके 1857 की क्रांति तक इसकी क्या स्थिति रही थी, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गोंडवाना वंश की स्थापना कैसे हुई थी। तो किसी भी वंश की या कोई भी जो रियासत या राज्य स्थापित होता है तो कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। तो 14वीं शताब्दी के दौरान जब खिलजी वंश का पतन हो गया था या खिलजी वंश अंतिम चरण में था अपने उसके पतन के बाद, दिल्ली में काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। और इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए जो गौड़ जनजाति थी उस टाइम पे, उस जनजाति के मुखिया यादव राय ने गढ़कटंगा में गोंडवाना राज्य की स्थापना की थी। तो किसने स्थापना की थी? तो गौड़ जनजाति के मुखिया यादव राय के द्वारा गढ़कटंगा में गोंडवाना राज्य की स्थापना की गई थी। गोंडवाना जो शासक यादव राय थे, अब उन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी, तो इस राज्य के शासक भी सबसे पहले वही बनेंगे। तो गोंडवाना शासक यादव राय के उत्तराधिकारियों के विषय में अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा में विवरण मिलता है। तो यह भी अगर कभी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तो यह मेंस का टॉपिक है, लेकिन अगर कभी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंडवाना वंश के उत्तराधिकारियों के बारे में हमें किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है या किस चीज़ से विवरण मिलता है, तो अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा में हमें इसका विवरण मिलता है। इसके अलावा गोंडवाना राज्य के सबसे प्रतापी शासक संग्राम साय थे, जो 1480 में राजगद्दी पर बैठे थे। मतलब जो गोंडवाना वंश का राज्य था वह 1480 में संग्राम साय के हाथों में आ गया था, और उस समय गोंडवाना राज्य जबलपुर मंडला के आसपास के क्षेत्रों तक विस्तृत था। नेक्स्ट हम और देखते हैं, तो संग्राम साय ने अपने शासनकाल में गोंडवाना राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। मतलब सर्वाधिक विस्तार जो गोंडवाना साम्राज्य का हुआ था वह संग्राम साय के शासनकाल में ही हुआ था। और अपने शासनकाल में 52 गणों को जीता था। 52 गणों को जीता था मतलब 52 किलों को इन्होंने जीता था, इसलिए इन्हें 52 गणाधिपति के नाम से भी जाना जाता है संग्राम साय को। अब अगर एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्क में क्वेश्चन आता है कि संग्राम साय के बारे में लिखिए, तो हम लिख सकते हैं कि संग्राम साय 1480 में इन्होंने गोंडवाना वंश की बागडोर अपने हाथों में ली थी, और इन्होंने अपने शासनकाल में राज्य का काफ़ी विस्तार किया था, और अपने ही शासनकाल में 52 गणों को जीता था, इसलिए इन्हें 52 गणाधिपति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट में 3 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे देखते हैं, तो संग्राम साय का राज्य विस्तार वर्तमान में जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, यह इधर अनूपपुर है, अनूपपुर और बिलासपुर, यह क्षेत्र बिलासपुर। इसके अलावा सागर, दमोह, इस साइड दमोह है, दमोह, भोपाल, होशंगाबाद, यह होशंगाबाद है, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल और नागपुर, यहाँ पे नागपुर। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश का इतना क्षेत्र गोंडवाना साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था, जो संग्राम साय के शासनकाल में था। संग्राम साय ने अपने शासनकाल में चौरागढ़ का किले का निर्माण करवाया गया था। जो चौरागढ़ का किला है यह नरसिंहपुर जिले में आता है। नरसिंहपुर जिले में गारड़वाड़ा तहसील में यह किला स्थित है। नेक्स्ट, बाजना मठ, यह जबलपुर में स्थित है, और मध्य प्रदेश में स्थित यह मठ सिद्ध तांत्रिक मंदिर माना जाता है। मतलब यहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। देश में 3 तांत्रिक मंदिर हैं, उनमें से यह एक है। और जबलपुर से 6 मील लगभग 9.6 किलोमीटर की दूरी पर संग्राम सागर झील के किनारे स्थित भैरव मंदिर को बाजना मठ भी कहा जाता है। तो जो भैरव मंदिर है उसे ही बाजना मठ कहा जाता है। बाजना मठ में स्थित भैरव का मंदिर गौड़ वास्तुकला का प्राकृतिक उदाहरण है। तो यह वास्तुकला के एक उदाहरण है। इसके अलावा गढ़कटंगा के समीप
एक तालाब का निर्माण भी संग्राम शाह के द्वारा करवाया गया था। तो यह प्रमुख उनके शासनकाल में निर्मित कलाकृतियाँ हैं। इसके अलावा 1553 में संग्राम शाह की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी उनका बड़ा पुत्र दलपत शाह शासक बना। यह संग्राम शाह के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं थी। नेक्स्ट हम देखते हैं दलपत शाह। तो दलपत शाह संग्राम शाह के बड़े पुत्र थे और जो दलपत शाह थे इनका विवाह महोबा के शासक कीरत सिंह चंदेल की पुत्री दुर्गावती से हुआ था। और इन्होंने जो दलपत शाह थे इन्होंने शासन 1553 से 1550 तक गोंडवाना वंश पर इन्होंने शासन किया है। लेकिन इनकी 1550 में आकस्मिक मृत्यु हो गई और उस समय उनके उत्तराधिकारी पुत्र वीर नारायण शाह 5 वर्ष के थे। उनका राज्याभिषेक कराकर रानी दुर्गावती को उनकी संरक्षिका नियुक्त किया गया और उन्हीं के संरक्षण में गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर उनके हाथों में आ गई थी। उस टाइम पे दिल्ली में मुगल काल प्रारंभ था या मुगल सल्तनत का वर्चस्व था। तो समकालीन मुगल सम्राट अकबर ने गोंडवाना साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक फरमान जारी किया था, जिसमें था कि वह अधीनता रानी दुर्गावती मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ले। परंतु रानी दुर्गावती ने उस फरमान को मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, मतलब उन्होंने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिस कारण से 1564 में आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण कर दिया और रानी दुर्गावती के नेतृत्व में गोंडवाना सेना और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य युद्ध हुआ। तो जो गोंडवाना वंश की सेना थी उसका नेतृत्व रानी दुर्गावती ने किया था और मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां के द्वारा किया गया था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और रानी दुर्गावती की पराजय हुई और वह वीर गति को प्राप्त हुई। और जो यह विजय थी इसे अकबर की गोंडवाना विजय के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ गोंडवाना राज्य मुगल सत्ता के अधीन आ गया था। इसके बाद जो मुगल सल्तनत थी, मतलब दलपत शाह के द्वारा जो 52 गढ़ों को संग्राम शाह के द्वारा जो 52 गढ़ों को जीता गया था, उसमें से 10 गढ़ की जागीर छोटे भाई चंद्र शाह को भी दी गई थी। संग्राम शाह ने उसे चंद्र शाह को भी दी थी और चंद्र शाह ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जो गोंडवाना वंश के अंतिम शासक थे या वंशज थे उन्हें शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो इस प्रकार से यह गोंडवाना वंश के बारे में था। अगर 3 मार्क में आता है तो संग्राम शाह दलपत शाह के बारे में काफ़ी कुछ हम लिख सकते हैं और अगर यह भी आता है कि गोंडवाना वंश के बारे में उल्लेख कीजिए तो हमने इसके बारे में काफ़ी पढ़ लिया है, इसकी मतलब क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं और जो संग्राम शाह के द्वारा यहाँ पे कलाकृतियों का निर्माण किया गया है उनके बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं रानी दुर्गावती। इस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश की वीरांगना रानी दुर्गावती के ऊपर टिप्पणी लिखिए या उल्लेख कीजिए। तो जो गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती थी इनका जन्म चंदेल वंश में महोबा में कीरत सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था और रानी दुर्गावती का विवाह संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ। लेकिन 7 वर्ष के पश्चात उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात वीर नारायण को रानी दुर्गावती का संरक्षण नियुक्त किया गया और रानी दुर्गावती ने इस साम्राज्य की बागडोर संभाली और अपनी बुद्धि और कुशल नेतृत्व क्षमता से साम्राज्य को काफ़ी समृद्ध बना दिया था। अबुल फजल ने गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती के काल में स्थिति का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आम जनता लगान स्वर्ण मुद्राओं के रूप में और उपहार हाथी के रूप में दिया करती थी। और जो रानी दुर्गावती थी उन्हीं के शासनकाल में मतलब इतना ज़्यादा अधिक समृद्ध हो गया था गोंडवाना साम्राज्य के अकबर ने उसकी प्रसिद्धि देखकर ही उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए फरमान जारी किया था। लेकिन रानी दुर्गावती ने उस फरमान को मना कर दिया, जिसके कारण अकबर ने युद्ध किया और आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य को जीत लिया गया। परंतु बाद में अकबर ने रानी दुर्गावती के ही वंशज को यह लौटा दिया था, लेकिन अधीनता के साथ, मतलब अधीनता मुगल साम्राज्य की रहेगी लेकिन राज्य जो दुर्गावती या संग्राम शाह थे उनके वंशज करेंगे। और रानी दुर्गावती की जो समाधि है
वह मतलब मुगल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी और उनकी समाधि जबलपुर के बरेला के समीप स्थित है। इसके अलावा जो अंतिम वंशज थे उनका हमने नाम अभी देखा कि संकट शाह और रघुनाथ शाह को गोंडवाना वंश के अंतिम वंशज के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत या वंश के बारे में था कि उनकी स्थापना कब हुई थी और तब से लेकर 1857 तक क्या क्या घटनाएं थी। 3 मार्क और जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 5 नंबर के भी जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।